हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे सिक्किम के हिस्ट्री के बारे में। अब आप सोचेंगे स्वाभि फैशन में सिक्किम की हिस्ट्री क्यों? वो इसलिए कि मेरे लास्ट वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था। मैं आपको वो कमेंट दिखाती हूँ। उन्होंने लिखा है कि वो गैंगटोक टूर पर जा रही हैं एंड वहाँ के स्टेट के बारे में वो कुछ हिस्ट्री जानना चाहती हैं ताकि उन्हें घूमने में और मज़ा आए। साथ ही वो लिखती हैं कि आप प्लेसेस या किसी भी टॉपिक पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बनाओ। तो उनके ही डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिक्किम की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। यहाँ सिक्किम के बारे में मैं जो भी हिस्ट्री आपको बताऊंगी, जो भी स्टोरी बताऊंगी, उसको मैं डेट के अकॉर्डिंग बताऊंगी ताकि सिक्किम की हिस्ट्री जो थी वो भी आपको एक कहानी की तरह सुनने में मज़ा आए और साथ ही ये कब हुआ उसका डेट भी आपको पता चलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिक्किम के जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। सिक्किम जो है वो भारत का एक बहुत छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा राज्य है जो कि एक तरफ से नॉर्थ के साइड से वो चाइना से घिरा हुआ है, वेस्ट के साइड से नेपाल से और ईस्ट के साइड से भूटान से घिरा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं 8th सेंचुरी से, क्योंकि 8th सेंचुरी में ही जो बौद्ध भिक्षुक थे जिनका नाम था गुरु रिम्पोंचे, तो उनका आगमन हुआ सिक्किम में। अब ये जो गुरु रिम्पोंचे थे, इन्होंने ही सिक्किम में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो कंप्लीट किया था। अब बात करते हैं 16th सेंचुरी की। तो ऐसा माना जाता है कि सिक्किम का जन्म 16th सेंचुरी में ही हुआ। 1642 में 3 बौद्ध भिक्षुक सिक्किम आए और तीनों बौद्ध भिक्षुक जो थे उन्होंने फुनत्सोंग नामग्याल को वहां का राजा घोषित कर दिया और सिक्किम में राजा को चोग्याल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से फुनत्सोंग नामग्याल वहां का पहला चोग्याल हुआ। इस प्रकार से सिक्किम में राजतंत्र की स्थापना हुई। 1670 में फुनसुंग नामग्याल के बाद उसका जो बेटा था तेंसुंग नामग्याल, वो वहां का दूसरा राजा हुआ। उन्होंने ही वहां का सिक्किम का कार्यभार संभाला। अब बात करते हैं सन 1700 की। तो सन 1700 में क्या हुआ, सिक्किम पर भूटानियों ने आक्रमण कर दिया और जैसे ही आक्रमण किया सिक्किम ने हेल्प ली तिब्बतियों की। तो तिब्बतियों के हेल्प से ही भूटान जो था वो पराजय हुआ और चोग्याल को वापस से राजगद्दी मिल गई। अब बात करते हैं सन 1718 से लेकर सन 1733 के बीच में क्या हुआ। तो इस बीच सिक्किम को बहुत सारे आक्रमण का सामना करना पड़ा और इसी बीच अंग्रेजों का आगमन भी सिक्किम में स्टार्ट हो गया था। तो सिक्किम ने अपने दुश्मनों से निजात पाने के लिए अंग्रेजों से जाकर के हाथ मिला ली, क्योंकि वैसे भी सिक्किम पर सभी आक्रमण कर ही रहे थे। तो इस बीच सिक्किम के पास और दूसरा कोई चांस नहीं था, तो उन्होंने यही समझा कि अंग्रेजों से हाथ मिला लिया जाए। पर कुछ दिन के बाद जो नेपालीज थे उन्होंने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने नेपाल पर चढ़ाई कर दी, जिसके कारण गोरखा युद्ध का आरंभ हुआ। तो सन 1814 की अगर बात करें तो सन 1814 में गोरखा युद्ध हुआ और इस लड़ाई में नेपालीज की हार हुई। अब बात करते हैं सन 1817 की। तो सन 1817 में नेपालीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ, मतलब एक संधि साइन हुआ, जिसके तहत नेपालियों ने सिक्किम के जितने सारे जगहों को हड़पा था उनको वापस कर दिया गया। तो इस तरीके से सिक्किम से नेपालीज का जो राज्य था वो हट गया।
और बाद में अंग्रेज और सिक्किम के बीच का जो ये संबंध था वो भी धीरे धीरे खराब होता गया, क्योंकि अंग्रेजों ने सिक्किम के मोरांग प्रदेश में टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सिक्किम के जो चोग्याल थे, वहाँ के जो राजा थे, उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और आगे चल कर के सिक्किम और अंग्रेजों के बीच में जो संबंध था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। अब बात करते हैं सन 1849 की। तो 1849 में दो अंग्रेज ऑफिसर्स बिना परमिशन लिए ही सिक्किम के पर्वत पे जा पहुंचे, और नतीजा ये हुआ कि जो दोनों ऑफिसर्स थे सिक्किम के राजा द्वारा बंदी बना लिए गए, जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे उन्होंने सिक्किम पर हमला कर दिया, और भारत की तरह ही सिक्किम पर भी अपना रोल करने लगा, उन्हें भी सिक्किम को भी अपना गुलाम बना लिया। बात करते हैं 1947 की। तो सभी को पता है 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था, और अभी तक सिक्किम जो था वो अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुआ था। सिक्किम के जो राजा थे, जो वहाँ के चोग्याल थे, वो अभी भी अंग्रेजों के अधीन ही थे, और एक कठपुतली के समान अंग्रेज जो भी इन्हें बोलते मजबूरन वहाँ के चोग्याल को वो मानना पड़ता। तो 1947 से पहले की ये स्टोरी थी, एक छोटी सी स्टोरी थी कि सिक्किम की क्या दशा थी। अब हम बात करते हैं कि 1947 के बाद सिक्किम की क्या दशा है। तो आज़ादी के बाद की अब बात करते हैं, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज़ादी के दौरान क्या हुआ। तो जब 1947 में जब भारत देश आज़ाद हो रहा था, उस वक्त सरदार पटेल जी को एक काम सौंपा गया। सरदार पटेल जी सभी रियासतों को एक एक करके एक साथ मिलाना चाहते थे। तो उन्होंने उस टाइम पर सिक्किम रियासत को भी भारत में ही मर्ज करना चाहा, विलय करना चाहा, और इसी वजह से उन्होंने जो सिक्किम के राजा थे वहाँ पर उन्होंने बात रखी। पर जो सिक्किम के राजा थे चोग्याल, तो उन्होंने मतलब उनको ये बात पसंद नहीं थी कि सिक्किम जो है वो भारत से जाकर के मिले, तो उन्होंने लोकमत के द्वारा इसके जो रियासत है उसको भारत में मर्ज करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि सिक्किम किसी भी देश में जाकर के मिले। बट इसी बीच क्या हुआ कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त नेहरू जी, उन्होंने सिक्किम को एक प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा दे दिया। तो अब क्या था कि भारत और सिक्किम स्टेट के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ, जिसके अंतर्गत जो डिफेंस था, डिफेंस कम्युनिटी, कम्युनिकेशन सेक्टर और फॉरेन अफेयर्स के जो भी मामले थे, ये तीनों मामलों को देखने का जो कार्यभार था वो भारत को सौंप दिया गया। पर सिक्किम को भारत में मर्ज नहीं किया गया, उसे आज़ाद ही रखा गया। तो ये था इस ट्रीटी के अंदर, मतलब कि 1947 के बाद भारत ही सिक्किम राज्य को संरक्षित करता था, प्रोटेक्ट करता था। अब बात करते हैं सन 1953 की। तो सन 1953 में भारत के द्वारा सिक्किम की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए एक स्टेट काउंसलिंग बनाया गया, जो 1953 से लेकर के 1973 तक, मतलब करीबन 20 साल तक अपना काम अच्छे तरीके से करती रही। और ये जो स्टेट काउंसलिंग थी वो पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक थी। मतलब जो सिक्किम की जनता थी वो खुद ही सिलेक्ट करती थी स्टेट काउंसलिंग के मेंबर्स को। अब बात करते हैं 1963 की। तो होप कुक नाम की एक अमेरिकन महिला थी, जिनसे सिक्किम के 12वें चोग्याल, जिनका नाम पाल्डेन थोंडुप नामग्याल था, उन्होंने उनसे शादी कर ली, और इस प्रकार होप कुक जो थी वो वहाँ की सिक्किम की पहली महारानी बनी। अब बात करते हैं 1970 की। तो 1970 में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया सिक्किम में, पर राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा थी,
जिसकी वजह से सिक्किम की जो जनता थी वो बहुत परेशान थी और कहीं ना कहीं ये अपने जो चोग्याल थी उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी और उनको सिक्किम की जो जनता थी उनको सुकून चाहिए था, जिस कारण से सिक्किम की जो जनता थी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग करने लगी। और ये था 1973 तक की स्टोरी सिक्किम की। अब बात करते हैं 1973 की। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की जो जनता थी, सिक्किम की जो जनता थी, उनको सुकून चाहिए था। इस वजह से 1973 में सिक्किम के राजा के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट हो गया और ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो महारानी थी, जो अमेरिकन महिला थी होप कुक, वो वहाँ के चोग्याल को भारत के खिलाफ भड़काती थी, जिसके कारण से वहाँ के जो जोग्याल थे उनको नेपाल जाना पड़ा और वहाँ जा कर के पाकिस्तानी दूत और चीन के जो उप प्रधानमंत्री है उन दोनों से सहायता मांगनी पड़ी। अब वहाँ के जो जोग्याल थे ऐसा इसलिए भी उन्होंने किया क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि सिक्किम एक आज़ाद देश है और मैं इसे किसी को भी नहीं सौंपूंगा। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और चीन दोनों ही देश सीमा रेखा को लेकर पहले ही 1962 में युद्ध लड़ चुके थे, तो यहाँ पर सिक्किम को भारत देश में मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो यहाँ तक हमने देखा कि सिक्किम की हिस्ट्री में सिक्किम के राजाओं की क्या स्थिति थी और वहाँ की जनता की क्या स्थिति थी। अब बात करते हैं कि भारत के लिए सिक्किम को अपने देश में मिलाना ज़रूरी क्यों हो गया था। और इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम पाते हैं कि चाइना के पास एक चुंबी वैली है जो कि सिक्किम से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 21 मील की जो सिलीगुड़ी नेक आता है वो भी सिक्किम में ही स्थित है और इसी नेक के थ्रू चुंबी वैली से होकर के सिलीगुड़ी नेक के थ्रू चाइना कभी भी नॉर्थ इंडिया पे अटैक कर सकता है। अब जबकि चुंबी वैली के थ्रू चाइना जो है वो इंडिया पर अटैक कर सकता है और ये जो चुंबी वैली है वो सिक्किम से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को ये ज़रूरी हो जाता है कि सिक्किम को वो अपने साथ मर्ज कर ले। 6 अप्रैल 1975, जैसा मैंने बताया कि भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि भारत सिक्किम को अपने देश में मिला ले, पर सिक्किम के राजा को ये मंजूर नहीं था। सिक्किम के राजा चाहते थे कि सिक्किम अपना एक अलग देश बने, तो इसलिए भारत के द्वारा उनके भारत के सैनिकों को सिक्किम भेजा गया और भारत के जो सैनिक थे वो राजा के महल को चारों तरफ से घेर लिए और वहाँ के गार्ड से युद्ध लड़कर उन्हें पराजित किया और वहाँ के जो जोग्याल थे, सिक्किम के जोग्याल थे, उनको बंदी बना लिया गया। अब जो सिक्किम की जनता थी वो आज़ाद हो चुकी थी और इसके बाद सिक्किम राज्य में जनमत कराया गया, जिसमें लगभग सभी सिक्किम जनता लगभग 95% सिक्किम जनता का मत भारत में विलय होना था। मतलब वो चाहती थी कि हमारा जो सिक्किम देश है वो भारत से जुड़ जाए। 23 अप्रैल 1975, तो जैसा कि हमने देखा कि जो सिक्किम की जनता थी वो चाहती थी कि भारत में मर्ज हो जाएं, तो इसलिए 23 अप्रैल 1975 को फाइनली सिक्किम को भारत में जोड़ने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया, जिसमें करीबन 299 वोट से ये जो प्रस्ताव है वो पास हुआ। तो अब बात करते हैं 26 अप्रैल 1975 की। तो लोकसभा में बिल जो प्रस्ताव था वो पास होने के बाद 26 अप्रैल 1975 में ये प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में पेश होने के बाद 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिल पर साइन किया और इस प्रकार से सिक्किम में राजवंशीय शासन समाप्त हो गया।
तो फाइनली 16 मई 1975 में सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना दिया गया और 1982 में सिक्किम के जो राजा थे उनकी भी कैंसर से मृत्यु हो गई। पर ये जो सिचुएशन था भारत में सिक्किम को मर्ज करने का, इसमें जो भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। सिक्किम का भारत में मर्ज हो जाना नेपालियों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस बात का जम करके विरोध किया। वहीं अगर हम भूटान की बात करें तो उसने इस विलय पर, इस संधि पर, इस मर्ज पर भारत से सहमति जताई है। अगर हम चीन की बात करें तो हम जानते हैं कि सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच में हमेशा से ही विवाद होता रहा है। पर 2003 की अगर हम बात करें तो आखिरकार चीन ने भी 2003 में सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में भारत का एक अभिन्न अंग मान लिया। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि जो सिक्किम है वो भारत में कैसे विलय हुआ, कैसे भारत का 22वां राज्य बना, उस पर उसकी हिस्ट्री क्या थी, इस चीज़ को समझाने की छोटी सी कोशिश की है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला हो और नेक्स्ट टाइम अगर आप भी सिक्किम टूर पे जाएं तो वहाँ के टूर को, वहाँ के वादियों को एंजॉय करें और छोटी सी इस हिस्ट्री को अपने दिल और दिमाग में बैठाएं, आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा जिसमें सिक्किम टूरिज्म एंड गाइडलाइन से रिलेटेड सारी टॉपिक्स कवर रहेंगे, तो उसे भी देखकर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं और बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके सेंड कर दीजिएगा। मैं हर संडे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगी। अगर इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।